मैं आपको सच बोलता हूं, अभी पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स ने कमाया है। इस बार ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहां पे आपके रिटर्न सबसे हाईएस्ट होने वाले हैं, वो है अपने आप में। चाहे आदमी हो चाहे मार्केट हो, एंड में ऊपर जाता है और हमें मार्केट में पॉजिटिव रहना चाहिए इंडिया को लेके। मुझे ऐसा लगता है दिस जनरेशन इज हियर टू स्टे। लोगों ने खुद ने पैसा कमाया नहीं और कहते हैं, खुद आते हैं साइकिल पर, कहते हैं मैं तुम्हें करोड़पति बनाऊंगा। आप अपना खुद का श्री कृष्णा ढूंढो, पर जब एक बार ढूंढ लिया कि यार ये मेरा एडवाइजर है या ये मेरा, इसको मैं सुनूंगा या मैं इसकी बात मानूंगा, फिर उसकी पूरी बात मानना। सो यू हैव टू चूज बिटवीन वन ऑफ देम। आपको भाव सस्ता अच्छा चाहिए या फिर न्यूज अच्छी चाहिए। स्टॉक मार्केट में कौन पैसा नहीं कमाता जिसको रात में सोने के बाद डर लगता है कि अगर कल मार्केट 10% टूट गया तो मेरा क्या होगा। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ है मिस्टर अनंत लड्ढा, स्पेशली फ्रॉम कोटा। ही हैज कम टू दिल्ली व्हिच इज एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर अस। वेलकम टू पैसा लाइव। थैंक यू सो मच। ये भी फाइनेंस, हम भी फाइनेंस, सो आई थिंक आज बहुत इन डेप्थ फाइनेंशियल बात होने वाली है। शुरुआत करते हैं आपसे ही, आपकी जर्नी। इन्वेस्ट आज फॉर कल। इन्वेस्ट आज फॉर कल, इसके नाम के पीछे भी कहानी होगी, आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज नाम ज़्यादातर स्पेशली जब अपने प्लेटफॉर्म का नाम रखना होता है तो पूरी जी जान लगा के नाम सोचते हैं। मैम मैं बहुत सिंपल रखता हूँ चीज़ों को। मेरा जो मोटिव था लाइफ में, जब वो कुछ इंसिडेंसेस हुए थे एंड आई लिटरली क्राइड दोज नाइट, जब मुझे पता चला कि इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी की रिक्वायरमेंट है इंडिया में, तो वहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव बना था कन्वर्टिंग इंडिया फ्रॉम कंट्री ऑफ सेवर्स टू कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को जो नाम दिमाग में आया, फर्स्ट नाम ये आया था, इन्वेस्ट आज करो ताकि तुम्हारा कल सिक्योर्ड रहे। दैट इज वाई इन्वेस्ट आज फॉर कल। नो रॉकेट साइंस, जिससे लोग कनेक्ट करें। सिंपल है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का फंडा भी यही है, इन्वेस्ट आज फॉर कल, मतलब इट्स बेसिक फंडा। यू मेंशन दैट यू स्टार्टेड बैक इन 2015, 16, 17, जब फाइनेंशियल लिटरेसी की टर्म ही बहुत कम लोगों को पता थी। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी अब बहुत लोगों को पता है, बट द कॉइन टर्म फाइनेंशियल लिटरेसी हार्डली 0.1% और मे बी 1% ऑफ द इंडियंस न्यू। कितना मुश्किल रहा होगा तब? मैम बहुत मज़ा आता था। पहला सेशन तो बहुत बेसिक से था, मेरे लिए भी बड़ा नया था कि मैं वहाँ पे जाके लोगों से बात कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें स्टॉक्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे पैसे कमाते हो, और ये समझाना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, चलना ज़रूरी है, अपनी राह के लिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। बहुत मज़ा आता था। ऐसा नहीं लोगों को नहीं पता था, काफ़ी लोग थे जो ऑलरेडी काफ़ी अवेयर थे, बट काफ़ी नई ऑडियंस में हमसे कनेक्ट हो रही थी। और स्पेशली जब मैं कॉलेजेस में जाके कर रहा था और मैं चाह रहा था कि अगर हमने कॉलेज में बेसिक पर्सनल फाइनेंस सिखा दिया बच्चों को, तो वो लाइफ में कुछ बेसिक गलतियां जो नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनके फाइनेंसेस रुइन नहीं होंगे, और वो आने वाली जनरेशन को एटलीस्ट ये नहीं बोलेंगे कि शेयर मार्केट सट्टा बाजार से दूर रहना। ये स्टेटमेंट भी क्यों आया? क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस खराब थे। इंडिया में 1992 में स्कैम हुआ था, बहुत सारे दिक्कतें आ रही थी। 1999 और 2000 में टेक बबल बर्स्ट हुआ था। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था जो यूएस के मेन ड्रिवन था। पर हमारे एक्सपीरियंसेस इतने खराब हो रखे हैं। और 1992 और पुराने मेरे दादी से कहानियाँ सुनता हूँ, वहाँ पे बैड डिलीवरीज हो जाती थी। हमने शेयर परचेज किया, उसके बाद भी वो शेयर आपका नहीं है जब तक आपके पास हाथ में नहीं आया। मतलब आप सोचे देखो कितना मिसमैनेजमेंट था। वी हैव कम अ लॉन्ग वे। रेगुलेटर्स को हैट्स ऑफ कि उन्होंने इसमें काम किया, सारी चीज़ें फॉर्मलाइज हुई, सारी डिजिटलाइज हुई चीज़ें। सो इवेंचुअली ये हमारे लिए चीज़ें बेटर होती गई। सो अब आज ये ज़रूरी है कि जो हमारे 20 साल 25 साल पुराने वाली जनरेशन थी, उनके एक्सपीरियंसेस खराब थे तो वो कहते हैं कि शेयर मार्केट से बच के रहो। आने वाली जनरेशन ये ना करे, इसलिए उनके अच्छे होने चाहिए एक्सपीरियंसेस। और वैसे भी दिमाग में कोई भी पेन होता है वो आपका लंबे समय तक टिकता है और गेन नहीं टिकता। अगर आज आपने एक मर्सिडीज ले ली, सेकंड टाइम आप मर्सिडीज लोगे आपको कम खुशी होगी, थर्ड टाइम और कम होगी, फोर्थ टाइम आपको लगेगा भी नहीं कि यार क्या मर्सिडीज, अब तो मेरे को पोर्शे चाहिए या मेरे को कोई और लैम्बोर्गिनी उठानी है। बट अगर सपोज करते हैं यहीं पे एक सॉकेट है, उस सॉकेट में से करंट आ रहा हो, भैया पहली बार उस सॉकेट को टच करेंगे, उनको करंट आया, उनको डर लगा, दूसरी ओर वो जाएंगे नहीं, 10 लोगों को और बोलेंगे मत जाना। तो पेन, सेम एक्सपीरियंस में पेन होने के बावजूद भी हमारा वो पेन का जो एहसास होता है वो बढ़ता जाता है। इसीलिए जो पुराना एहसास है लोगों को कि स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ था, शेयर्स घूम गए थे, हमारा पैसा नहीं बना था, स्कैम आ गया था, हर्षद मेहता का स्कैम हो गया था, केतन पारी का स्कैम हो गया था, उस बैड एक्सपीरियंसेस के कारण हम आगे वाली जनरेशन को बोले कि भैया बच के रहे, तो एफडी करा। हमारी जनरेशन एटलीस्ट आगे वाली जनरेशन को ये ना कहे, वो हमारा फर्ज बनता है। आप तब इतने सालों से ये कर रहे हो, कितना फर्क आया है जब हमारे पेरेंट्स के जो मेथड्स ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स थे, एंड पर्सनली आप अब देखते हो न्यू एज मेथड्स हैं, जेनजीज, मिलेनियल्स। पर्सनली हैव यू सीन एनी, यू मस्ट हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड द डिफरेंस। व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड? आज की सिचुएशन बदल चुकी है। हम लोग एक मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक इंस्टाग्राम के शेयर के साथ शेयर होती जाती है आगे। सो चीज़ें सिंपल हो गई है, बट एट द सेम टाइम आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है। वो सारी चीज़ें देखती है, समझती है, उसके बाद डिसीजन ले रही है, एंड दे आर
हियर फॉर लॉन्ग टर्म। इतना मुझे समझ आ रहा है उनसे बातों करने के बाद। कुछ लोग कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं कमा रहे, रिटेल इन्वेस्टर लॉस करते हैं। मैं आपको सच बोलता हूं, अभी पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स ने कमाया है इस बार, बिकॉज उनके पास पुराने एक्सपीरियंसेस थे, वो स्टडी कर रहे थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2020 में बिल्कुल बॉटम पे उन्होंने बाय किया होगा, उनको टाइम लगा होगा 1 साल समझने के लिए कि नहीं यार, मार्केट में चाहे आदमी हो चाहे मार्केट में एंड में ऊपर जाता है और हमें मार्केट में पॉजिटिव रहना चाहिए इंडिया को लेके। बट वो समझने के बाद उन्होंने एक्शन लिया। मेरे पास भी जब आज हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देखते हैं, इतने सारे यंग पर्सन है जिनकी एज 18 से 25 है जो SIP करना स्टार्ट कर चुके हैं आज से। एंड वी फील सो हैप्पी कि वाओ यार, मतलब ये लोग अभी से SIP कर रहे हैं। और मार्केट की करेक्शन में वो कभी भी ये नहीं कहते कि बिकॉज मार्केट टूट गया है मुझे भागना है। दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक पार्ट, वो भाग लेने के लिए रेडी है कि चल टूटा है, चल कुछ मान लेते हैं। सो ये शिफ्ट तो आ चुका है। आई थिंक डिजिटल मीडियम इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। ऑफ लेटली हम कई बार देखते हैं कि लोगों ने खुद ने पैसा कमाया नहीं और कहते हैं, खुद आते हैं साइकिल पर कहते हैं मैं तुम्हें करोड़पति बनाऊंगा। तो वो नॉट मेकिंग सेंस ना। मतलब पहले क्या तुमने खुद के लिए कुछ क्रैक किया है लाइफ में? तो ये सारे पॉइंटर्स हो सकते हैं, फिल्टर्स, जिसके ऊपर आप डिसाइड करोगे कि किस पे आपको विश्वास करना है, किस पे नहीं करना। और ट्राई सबको करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि आपके लिए वो काम नहीं करे जो किसी और के लिए काम कर रहा है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। आप अपना खुद का श्री कृष्णा ढूंढो। पर जब एक बार ढूंढ लिया कि यार ये मेरा एडवाइजर है या ये मेरा, इसको मैं सुनूंगा या मैं इसकी बात मानूंगा, फिर उसकी पूरी बात मानना। होता क्या है कि हम आधी बात मान जाते हैं और बीच में कूद जाते हैं और फिर जल्दी से स्विच भी कर लेते हैं। लोग आजकल गाइड बहुत जल्दी स्विच कर जाते हैं। मतलब ये एक रेस्टलेसनेस वाली जो फीलिंग है जेनजीज की, आई थिंक इनका नॉर्मल ट्रेट है। दे डोंट हैव द पेशेंस। अगर इन्हें कहोगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो नहीं भैया, अभी चाहिए 3-4 साल के अंदर मैक्सिमम। ऐसा कभी मतलब इंटरेस्टिंग, आप काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है दिस जनरेशन इज हियर टू स्टे। This generation mean Gen Zs and millennials. हाँ, मतलब वो हो सकता है वो ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। ट्रेडिंग भी जब हम करते हैं वो बिजनेस होता है और वो लॉन्ग टर्म गेम होता है। मजे की बात ये कि हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि मेरी पोजीशन बिकॉज एक दिन की है तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट की साइकिल होगी वो भी एक दिन का होगा। नहीं, आप ट्रेडिंग एक दिन को आप पूरे सालों साल रेप्लिकेट करते जाओगे। तो इट्स एब्सोल्युटली ओके जो आपको समझ आ रहा है, पर आपको इस गेम में रहना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से बैठे हो, आप बॉम्बे जा रहे हो, फ्लाइट में बैठे हो, जयपुर में कोई टर्बुलेंस आ गया तो वहां पे आप कूद नहीं सकते। कूद गए तो वो आपकी गलती है, फ्लाइट की गलती नहीं है, पायलट की गलती नहीं है, किसी भी गलती नहीं है, सिर्फ आपकी गलती है। मार्केट ने भी पिछले 30 साल में पैसा कमा के दिया है। अगर आपने नहीं कमाया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले खुद लेनी पड़ेगी कि हाँ यार ये मेरी गलती थी कि मैं बीच में कूद गया। अगर क्रैश आया था हर्षद मेहता का, आप कूद गए, वो आपकी गलती थी। सब प्राइम क्राइसिस आया, आप वापस से मार्केट से भाग गए, वो आपकी गलती थी। अभी कोविड का क्रैश आया रिसेंट वाला, अगर उस समय आपने मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया, आपकी गलती थी। अगली बार गलती मत करना। ये अगली बार कब आ सकता है उम्मीद? मैम जो हिस्ट्री कहती है, हिस्ट्री तो सिंपल सा ही कहती है कि आपको अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ में 3 बड़े मौके मिलेंगे। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे को एक मिल गया 2020, उसके अलावा 2 और मिलेंगे। कोविड वाला टाइम जो मार्केट ने 40% का क्रैश दिया था, वो आपको लाइफ में 3 मिलेंगे। और अगर आप 10% के करेक्शन की बात कर रहे हो तो वो हिस्ट्री ये बताती है कि अगर आप पिछले 40 साल का डेटा लोगे, सिर्फ 4 साल ऐसे थे जहां पे मार्केट ने 10% का से कम का करेक्शन दिया था एक साल में। सो 10% वाला करेक्शन का मौका आपको एवरी ईयर मिलेगा, लिटरली एवरी ईयर, जो हमें 5 बताता है। 30, 40, 50% करेक्शन आपको लाइफ में 3 बार मिलेगा। 20% करेक्शन 4-5 साल में एक बार मिलता रहेगा। अब वो आप चूज कर लो कि जिस समय होता क्या है कि जब भी करेक्शन आता है ना, हमें लगता है दिस टाइम इट्स डिफरेंट, इस बार कोविड आया है, दुनिया खत्म। तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। करेक्शन इज टेम्पररी, मार्केट इज हियर टू स्टे, मार्केट इज परमानेंट। और आपको इस बिलीफ पे बिलीव रखना पड़ेगा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या है। अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से कनेक्टेड हो तो आपको कन्विक्शन आ जाएगा, अगर नहीं कनेक्टेड हो तो आपको इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने बात करेक्शन की करी, आपने कहा कि 3 मौके मिलेंगे, 4 मौके मिलेंगे। तो एक और कॉमन सा ट्रेट है जो ज्यादातर लोग करते हैं कि वो करेक्शन आने के टाइम घबरा जाते हैं, पैनिक क्रिएट हो जाता है। रादर देन बल्क बाइंग, वो क्या करते हैं, निकाल देते हैं अपना सारा का सारा स्टॉक, पूरा लॉट निकाल के, देन ले हाँ थोड़ा बहुत नुकसान है भुगत लेंगे। नहीं होता ऐसा? डर सबको लगता है और लगना भी चाहिए, लेकिन डर के आगे जीते हैं। ये तो ऋतिक रोशन भी कहते हैं। मैम क्या होता है, डर के बाद आप एक्शन क्या ले रहे हो? वैसे तो मैं कह रहा हूँ डर हमेशा अच्छा है। अगर आप आज मार्केट जब लाइफ टाइम हाई के पास में खड़ा है, आप आज डर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। डर आपको सिचुएशंस के बारे में अवेयर करता है। डर, अगर आप अपने लाइफ में, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको डरना जरूरी है। जब तक आपको डर नहीं लगेगा, आप कॉशियस के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लाइफ में ले नहीं पाओगे।
जो श्री कृष्णा अर्जुन के जब लड़ाई चल रही थी, जब इनिशियली वो गया था, तो अर्जुन कहता है श्री कृष्णा को कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तो सारे मेरे जान पहचान वाले लोग हैं, मैं कैसे काम करूंगा, मुझे डर लग रहा है। श्री कृष्णा ने कहा कि तेरे को डर लग रहा है तो अच्छा है, तेरे हर एक बाण से पहले तू सोचेगा 2 बार कि ये सही जगह तो जा रहा है ना, कि मेरे से कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। तेरे को डर लग रहा है कि सामने भी मेरे एक अच्छा वॉरियर खड़ा है। सो डरना इज गुड फॉर योर हेल्थ वेल्थ, बट एट द सेम टाइम उसका एक्शन क्या ले रहे हो, क्या वो डर की वजह से आपके एक्शन इंपैक्ट हो रहे हैं, तो वो दिक्कत की बात है। और जब भी मार्केट टूटता है ना 30%, मैं चाहे कितना ही कह दूं, मुझे भी डर लगेगा। कोविड के समय पे मैं जब रात में सोता था, सुबह उठता था, लगता था गए 5%, मतलब हर दिन सुबह उठो 5% जाते हुए दिखते थे। 100 के 90 रह गए, 90 के 85 रह गए, 85 के 80 रह गए, 80 के 75 रह गए, तो डर लगता है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। तो उस समय पे आपको एक शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी का कंसेप्ट यूज करना चाहिए। जो भी आपका पैसा है उसको 10 पार्ट में डिवाइड करके 10 वीक में इन्वेस्ट कर दो, ताकि आपको यह टेंशन नहीं हो रही कि मैं क्या कर पाऊंगा। और उस समय स्टॉक्स के पीछे मत जाओ। जब मार्केट में 25 से 30%, 40% का करेक्शन आएगा ना, ऑल्दो आई एम इन फेवर ऑफ स्टॉक्स, मैं स्टॉक्स में, ट्रेडिंग में बहुत फेवर करता हूं कि अगर आप कर सकते हो तो आपको पैसा मिलेगा। पर उस समय, जिस समय ऐसी सिचुएशन है जब आपके सारे स्टॉप लॉसेस लग चुके हैं, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, वेरी श्योर आपने स्टॉप लॉस लिया है। स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम होता है 8% का। अगर आपने 8% का स्टॉप लॉस के रूल को फॉलो किया है, तो मार्केट जैसी टॉप से 8% टूटेगा, आप मार्केट से बाहर हो चुके हो। एंट्री फिर अपने हिसाब से आप लेते रहोगे। पर जब मार्केट ऑलरेडी 30-40% टूट चुका है, मैं तो कह रहा हूं जब मार्केट से टॉप से 30% टूट चुका है, उस समय आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बाय करूं, कहां हिम्मत रखूं, तो उस समय म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स पे भरोसा रखो और वीकली बेसिस पे 10 वीक तक इन्वेस्ट करते रहो। आपको 10 लाख इन्वेस्ट करना है, डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख रुपए पर वीक इन्वेस्ट करते रहो। आने वाले 10 वीक तक आपका काम हो जाएगा, आपको डर कम लगेगा। मैंने पर्सनली यही स्ट्रैटेजी यूज करी थी 2020 में, और धीरे धीरे आपको इकोनॉमी पे, चीजों पे फेथ होना, नई नई इन्फॉर्मेशन आएगी और चीजें बदलती जाएगी। अच्छा भाव और अच्छी न्यूज साथ में नहीं मिलेगी। अगर आप चाह रहे हो कि आपको भाव सस्ता चाहिए, तो न्यूज़ बहुत खराब होगी। अगर आप चाहते हो कि जब सारे इलेक्शन खत्म हो जाए, सारे के सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, जो ईरान में अभी कन्फ्यूजन हो रखा है, या फिर जो कंप्लीट ईरान की एंट्री की बात हो रही है, यूएस क्या इस कंप्लीट वॉर में एंटर हो जाएगा, रशिया यूक्रेन खत्म हो जाए, हमारा जो क्रूड के प्राइसेस चल रहे हैं वो स्टेबलाइज हो गया, जो अभी वो 94 तक पहुंच गए वापस से स्टेबलाइज हो जाए, डॉलर स्टेबलाइज हो जाएगा, पर फिर भाव सस्ता नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू चूज बिटवीन वन ऑफ देम। आपको भाव सस्ता अच्छा चाहिए या फिर न्यूज़ अच्छी चाहिए। राइट। एक और चीज, स्टॉक मार्केट फिलहाल जिस लेवल पे है इंडिया के अंदर, काफ़ी अच्छे लेवल, और पिछले 3 साल में तो ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड प्री पैंडेमिक बहुत अच्छा ग्रो किया है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर एंड्स इट माइट गो अप टिल 1 लाख। आपको उम्मीद है कि लाख तक पहुंचेगी? और अगर पहुंच सकती है तो मतलब आई डोंट थिंक कि 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो आई थिंक इट्स ओवर एम्बिशियस सा विजन है, बट नोइंग इंडिया वी नेवर नो। व्हाट डू यू थिंक? मतलब आप सेंसेक्स की बात कर रहे हो, निफ्टी की बात कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। मैं सेंसेक्स की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ से डेटा होना, जिस वैल्यूएशन पे हमें ना, लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। अभी जब हम फॉरवर्ड ट्रेलिंग पी देखते हैं, पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी आपका फॉरवर्ड ट्रेलिंग पीई 22 के ऊपर चलता है, आने वाले 3 साल के एवरेज के रिटर्न आपको 10% के आसपास के बैठते हैं। ये डेटा बता रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, पास्ट का डेटा बता रहा है। तो उस डेटा पे अगर हम बिलीव करते हैं तो अगले 1 साल में 1 लाख पहुंचना इज नॉट पॉसिबल। मैं प्योर डेटा पे बात कर रहा हूँ। जब भी आपका फॉरवर्ड ट्रेलिंग पी अगले 3 साल का 22 के नीचे का है, वहां पे अगले 3 साल के रिटर्न्स हैव बीन अबव 15%, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, जस्ट प्रोबेबिलिटी गेम। बट क्या अगर इलेक्शन से पहले कोई एक इलेक्शन की रैली आ जाए जिसमें अचानक से टच कर जाए? वी नेवर नो। मतलब आई एम वेरी बुलिश ऑन मार्केट्स। अगर आप मेरे से पूछोगे कि आप 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, मैं सारे होराइजन पे बुलिश हूँ। पर आप मुझे बोलोगे 1 महीना, तो मैं कई बार हो सकता हूँ कि हाँ यार, मैं 1 महीने के कॉशियसली थोड़ा सा कॉशियस हूँ मार्केट को लेके, या बियरिश हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो आपको अपना माइंड ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी न्यूज़ को छोड़ो, आपको ये सबसे पहले बैठ के ये डिसाइड करो कि आप करने क्या आए हो। आप ट्रेड करने आए हो तो आप तो एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से काम करो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने आए हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन कि आज जहाँ पे मैं हूँ, क्या आज से 10 साल बाद निफ्टी सेम लेवल पे मुझे मिलेगा? क्या मुझे निफ्टी आज से 10 साल बाद भी क्या 20-25 हज़ार के आसपास मिलने की उम्मीद है? आप कहोगे यार 20 छोड़ 25 पे भी नहीं मिलेगा 10 साल बाद। सो फिर डोंट थिंक यार मैं 19 पे बाय कर लूँ या 18 पे बाय कर लूँ, फिर वो टाइम करने का छोड़ दो गेम। जब अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स आर फॉर लाइफ। और क्या ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसका सिंपल सा एग्जांपल है कि क्या आपकी जनरेशन पैसा खर्चा करेगी। किसी का खर्चा, किसी की इनकम, अगर आपकी इकोनॉमी में खर्चा बढ़ रहा है तो आपकी इनकम बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडिया ने 10 लाख करोड़ इस बजट में इंफ्रा पे बजट निकाला है, तो वो खर्चा बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स बनेंगे। जो हम कहते हैं कि एसेट्स बनाओ, गवर्नमेंट भी एसेट्स बना रही है, जिससे रेवेन्यू आएगा तो इंडिया बढ़ेगा। आपको लगता है कि आपकी आने वाली जनरेशन आपसे ज़्यादा खर्चा करने वाली है? मेजॉरिटी का आंसर होगा हाँ, तो खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा, इंडिया बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी।
तो इस बेसिक फिलॉसफी को ध्यान रखते हुए आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना पड़ेगा। ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग का कंप्लीट डिफरेंट माइंडसेट है, दो चीज़ों को मिक्स मत करो, अलग रखो दोनों को और दोनों को एंजॉय करो। बिल्कुल। कोई अगर ऐसा बिगनर है, लेट्स जस्ट से कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल लेमैन है, लेट्स से कि 20-22 साल का एक इंडिविजुअल है जिसकी तनख्वाह हार्डली 20,000 रुपये है, ठीक है, हम वो 0.1% इंडिया जो 5 लाख रुपए कमाती है उसका हिस्सा है ही नहीं, ये बाकी 95% का हिस्सा है। अब उसे स्टॉक मार्केट में उतरना है, उसे इन्वेस्टमेंट में उतरना है। अब वो ऐसा इंसान बेचारा क्या करे? क्या वो स्टॉक्स की तरफ जाए या वो म्यूचुअल फंड से अपनी जिंदगी शुरू करे? देखिए, मैं कहता हूँ दो चीज़ें हैं इसके लिए। सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा। शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी, आपने म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया। सेकंड, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे आपके रिटर्न सबसे हाईएस्ट होने वाले हैं, वो है अपने आप में। तो डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर आपके पास पैसा कम है, ये सोचते हुए कि मैं कॉल पुट ले लूंगा, कुछ सट्टा मार लूंगा, पैसा बन जाएगा, नहीं बनेगा। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मैं मैथ्स का आदमी हूँ, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है स्टार्टिंग से। और कोटा से आया हूँ। हाँ, कोटा से आया हूँ। ऑलमोस्ट आईआईटी करते करते कॉमर्स में शिफ्ट हुआ हूँ। तो कितनी बार ट्राई करा? नहीं, मैंने नहीं किया ट्राई। मैं बेसिकली आई वाज एनटीसी क्वालिफाइड। सो वो एक एग्जाम होता था जो नेशनल लेवल का होता था। आई वाज इन टॉप 50। उस समय हुआ ये था कि 8th में हमें 10th पढ़ा दी थी, 9th में 11th और 10th में 12th। इतनी साइंस पढ़ ली थी 10th तक कि डिसाइड किया कि चल छोड़ साइंस, कॉमर्स लेते हैं। कॉमर्स लेने के बाद रियलाइज हुआ कि दुनिया बहुत अच्छी है, जीवन बहुत आरामदायक है। तो ऐसा कुछ था। बट जब आप कसिनो जाते हैं ना, एक रूल होता है। इट्स नॉट दैट मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि आपको रूले खेलना है, पर वहाँ पे रेड और ब्लैक में रेड आने की अगर आपने चूज किया, प्रोबेबिलिटी इज 47%, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी इज 47%, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी इज 6%। सो मतलब वहाँ पे अगर आप कहीं पे भी बेट करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 45%। जब आप रैंडमली कॉल या पुट बाय करते हो, वहाँ पे आपकी सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी इज in some situation less than 1% because आप out of the money जाके कर रहे हो। in balance situation maybe 10 to 15%। so आपकी probability wise कसिनो में जीतने की ज़्यादा probability है as compared to stock market में randomly काम करने से। what I'm trying to say is stock market is serious business। यहाँ पे बड़ा पैसा कमाते हैं लोग। गंगा बह रही है पैसों की, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस गंगा से आप कितना पैसा निकालना चाहते हो। आप चाहते हो तो दूर से जस्ट नमस्ते कर सकते हो कि हाँ भाई इस गंगा को मैंने नमस्ते कर लिया, प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद लिया, बहुत हो गया। आप जाके सिर्फ पाँव टच करके आ सकते हो, आप उसमें डुबकी लगा सकते हो। आप चाहो तो वहाँ पे जाके, बहुत सारे हमारे इंडिया के ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल उस गंगा के पास में अपना महल बना दिया कि भाई चलो मैं तो यहीं जाऊँगा डेली सुबह, मुझे गंगा के दर्शन चाहिए। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस गंगा को कैसे यूज़ करना चाहते हो। यूज करो, पर उसके लिए सीख लो। दिस इज सीरियस बिजनेस। आप इंजीनियर बनते हो 4-5 साल लगते हैं, सीए में 3 साल लग जाते हैं, डॉक्टर को तो 10-10 साल लग जाते हैं। आप समझ रहे हो कि आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स में काम करना है, ट्रेडिंग करना है, एक दिन में सीख जाओगे या किसी के टिप से कमा लोगे? नहीं कमा पाओगे। खुद पे इन्वेस्ट करो, सीखो, फिर काम करोगे तो आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। कैसे सीखें? आज के दिन तो बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर आपके पास अभी आज के दिन कैपिटल नहीं है, अगर आपकी कैपिटल 10 लाख से कम की है, YouTube पे फ्री अवेलेबल सफिशिएंट अवेलेबल है जो आपको सिखा देगा। मैं यहाँ बात कर रही हूँ ऐसे कि जिसके पास लाख रुपए भी नहीं है, फिर भी जो महीने के 4 या 5 हजार रुपए निकाल सकते तो बस 4 या 5 हजार निकाल सकते हो। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो और सीखना स्टार्ट करो साइड बाय साइड। स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड्स तो हैं, 5,000 रुपए वहाँ जा रहे हैं। अब 5,000 रुपए हर महीने शेयर। मैं यहाँ बात कर रही हूँ जो हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा है उसकी, मैं यहाँ बात कर रही हूँ जो हमें कॉफी देकर गया है उसकी। तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सबसे अच्छी जगह है, आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं 2-2 हज़ार रुपये महीने के इन्वेस्ट करना चाहता हूँ बिना सीखे, मैं ना यूट्यूब वीडियोस देखने जाता, ना मैं प्रॉपर्ली सीखने जाता कंप्लीट प्रोसेस को, तो इट्स बेटर कि आप म्यूचुअल फंड्स में जाओ बिना सीखे। तो मैं जो अपने बच्चा, मेरा आई हैव अ किड जिसकी 1 साल की उम्र है, जो बड़ा होगा तब मैं उसको ये एडवाइस दूंगा कि भाई अगर तेरे को बिना सीखे काम करना है तो इट्स बेटर कि तू म्यूचुअल फंड्स को दे दे, जो एक, अगर म्यूचुअल फंड से भरोसा नहीं है, इंडेक्स फंड को दे दे जो एक प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। अगर तेरे को खुद को करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि पहले खुद पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का हो सकता है, पैसों का और टाइम का। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको पैसे देके किसी कोर्स ही बाय करना है, आप अपना टाइम भी दे सकते हो। YouTube पे आज के दिन बहुत फ्री कंटेंट अवेलेबल है। मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई मैंने मेरे चैनल पे डाल रखे हैं, आपने बहुत सारे फ्री कंटेंट डाल रखे हैं। उस कंटेंट से सीखना स्टार्ट करो, अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करो, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। फिर अगर आपके पास अगर 2,000 रुपये आप उसको इन्वेस्ट करते हो स्टॉक्स में, आप बहुत अच्छी जगह पे हो। क्योंकि अगर आपने लूज भी कर दिया तो सिर्फ 2,000 ही लूज करोगे और स्टार्टिंग में लॉस करोगे, वो आपकी गुरु दक्षिणा है मार्केट के लिए। बेस्ट सिचुएशन ये है कि आपके पास पैसा ही नहीं है ज्यादा भी लूज करने के लिए। सो आओ, सीखो, धीरे धीरे काम करो और खुद पे काम करना स्टार्ट करो। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको अपनी बेस इनकम को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब आपकी बेस इनकम बढ़ती है देन इट इज इजी फॉर यू टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कौन पैसा नहीं कमाता? जिसको रात में सोने के बाद डर लगता है कि अगर कल मार्केट 10% टूट गया तो मेरा क्या होगा। दिस इज फियर, दिस इज ओवर साइजिंग कर लिया आपने, ओवर पोजिशनिंग कर ली। तो सिंपल सा कंसेप्ट है,
अपनी बेस इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो, ग्रेविटी फ्री जोन को अचीव करो। ये एक बहुत अच्छा बोलते हैं विजय केडिया सर का एक डायलॉग है, नो योर सेल्फ बिफोर डूइंग योर KYC। आप KYC करो पर खुद को जानो पहले कि आप क्या चीज में अच्छे हो, क्या चीज आपको सूट करती है, और फिर काम करो। आप स्टॉक मार्केट की इतनी बात कह रहे हैं, स्टॉक मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल एक सीखधड़ भी है, सीखने के बाद कोई उतरता है, ठीक है, और नोइंग इंडियाज ग्रोथ, इंडियाज इकोनॉमी, आपको क्या लगता है आप ऐसे किसी भी इन्वेस्टर को कौन से सेक्टर्स रेकमेंड करेंगे? वो तो आपने सीख लिया ना, वो तो आप खुद निकाल लोगे, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मतलब वही तो हमारा पॉइंट है, किसी के भी चीजों पे मत करो। मैं फॉर एग्जांपल आज बात करता हूँ, मुझे आज के दिन इंडिया में इंफ्रा, एनीथिंग रिलेटेड टू इंफ्रा इज लुकिंग गुड। वो क्यों? बहुत सिंपल सा है, अगर देश की सरकार का कहीं पे फोकस है और सरकार वहां पे हेवीली इन्वेस्ट कर रही है, वो चीज अच्छी होगी। इसके लिए एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है उसको अगर पास में जाके देखोगे, अगर आप यूएस को भी देखोगे पास में जाके, जब वो डेवलपिंग से डेवलप बना था, वहाँ पे इंफ्रा सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था। तो एनीथिंग रिलेटेड टू हार्डकोर इंफ्रा ग्राउंड, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी मैं बात करूँ इंडिया से पीछे वाली कंट्री, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में आप जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो वो बिलो डेवलपिंग कंट्री या जस्ट डेवलपिंग कंट्री बनने की कोशिश में है। तो वहाँ पे भी जब तक वो इंफ्रा में डेवलपमेंट नहीं होगा, वो डेवलप्ड कंट्री जाने की तरफ नहीं जाएगा। इन द सेम वे इंडिया में हम ऑलरेडी आज इंफ्रा में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इंफ्रा के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में कंज्यूमर इतने हैं लोग, कंजम्पशन तो इतना हैवी हो रखा है, तो आपको कंज्यूमर रिलेटेड सेगमेंट जहाँ पे भी कंजम्पशन हो रहा है उन पे ध्यान देना चाहिए। तो ये बेसिक हो गया। अब जैसे अब मैं इंफ्रा की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे सिर्फ इंफ्रा नहीं आता, उससे इंफ्रा से रिलेटेड सब कंपनीज आ गई, चाहे वो स्टील की कंपनी हो, चाहे वो सीमेंट की कंपनी हो, चाहे वो पाइप देती हो, चाहे वो एंसिलरी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देती हो, चाहे वो इवन बैंकिंग हो। बिकॉज अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो लोन चाहिएगा, लोन कौन देगा? बैंक या फिर NBFC। तो ये सारे सेगमेंट हो जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब अगर आप नए हो तो आप साइक्लिकल सेक्टर छोड़ दोगे। इनमें से साइक्लिकल कौन सा हो गया? सबसे मेन साइक्लिकल आपको स्टील मिल गया कि अच्छा चल मेटल साइक्लिकल होता है तो मेरे को अभी इसमें टच नहीं करना। तो इस तरीके से आपका सेग्रीगेशन होता रहेगा। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल कंजम्पशन और इंफ्रा माइनस स्टील से स्टार्ट करोगे और फिर धीरे धीरे अपने बास्केट को बढ़ाते जाओगे। राइट। इंडिया में क्या लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो सेविंग्स हैं, ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट है कितनी बड़ी हो सकती है आने वाले कुछ सालों में? बिकॉज अभी भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो, ठीक है, लोग अब ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इंडिया की सेविंग्स कम हो गई हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ पता चला था कि इंडिया की सेविंग्स कम हो गई है। इंडिया की सेविंग एज एन इंडियंस हैव स्टार्टेड सेविंग लेस बिकॉज दे आर स्पेंडिंग मोर, व्हिच इज गुड। No, actually, which is actually good, but it is good also for the country, but not for the personal self. क्योंकि अब क्या है कि लोगों के आसपास इतना ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर आ जाता है, सोशल मीडिया ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली बिल्ड्स अ प्रेशर ऑन यू। मुझे लगता है कि अच्छा ये कर रहा है तो मुझे भी करना है, हमें ये भी खरीदना है, तो ऑफ कोर्स पीपल आर नाउ स्पेंडिंग मोर बिकॉज दे वांट टू लिव लार्जर। कोविड से आई थिंक लोगों को एक ये भी सबक मिला है कि अब जो है अब जी लियो, फटाफट जी लेते हैं। सेविंग्स कम हो गई हैं, बट डू यू थिंक दैट दिस इज राइट? बिल्कुल कम हुई है सेविंग फॉर यंग पीपल। एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं बताता हूँ, मैं आपके लिए बड़ा नया होगा ये डेटा। अभी जो म्यूचुअल फंड्स में एवरेज इन्वेस्टमेंट है इंडिया का वो 4% है। हम लोग यूजुअली 4% कहते हैं कि 4% इंडियन ने इन्वेस्ट किया है। पिछले 10 साल का डेटा आप निकालते हो तो आपको पता चलेगा जो एवरेज हाउस होल्ड की सेविंग होती है उसका लेस देन 4% इन्वेस्टमेंट हुआ है म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और डिजिटल एसेट क्लास में। इन्वेस्टमेंट बड़ा है गोल्ड में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने इतनी बात कर ली कि भाई फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गई, लोगों को स्टॉक्स के बारे में पता है, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इन सब के बारे में पता है, पर रियलिटी जब हम डेटा को चेक कर रहे हैं वो कुछ और बता रहा है। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे इन फ्रंट ऑफ अस, जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको और ऐसे कंटेंट बना के लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि वो फाइनेंसेस की तरफ अवेयर हो और एक डिजिटल एसेट क्लास को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करे। हो सकता है आपका प्रोपोर्शन आज के दिन आपको गोल्ड पसंद आ रहा है बिकॉज अचानक से गोल्ड में जंप आ गया, गोल्ड हैज आउट परफॉर्म्ड ऑल ऑफ अ सडन, तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है विच इज एब्सोल्युटली ओके। बट डिजिटल एसेट क्लास में आपको फोकस करना पड़ेगा। गोल्ड भी बाय कर रहे हो तो एचडीबी बॉन्ड्स के थ्रू बाय कर लो ना यार, वहाँ पे तुम्हें 2.5% का एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा, नए ट्रांसफर 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, लिक्विडिटी मिलेगी, तुम्हें ऑनलाइन कभी बेचना हो आप बेच सकते हो, आपको कभी रिक्वायरमेंट है कि आपको पैसा इमीडिएटली चाहिए तो इमीडिएटली आपके बैंक में पैसा आ जाएगा, कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, जो कोई जीएसटी नहीं है। सो गोल्ड को भी आप डिजिटल गोल्ड की तरफ कन्वर्ट कर सकते हो। इट विल टेक टाइम बट वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। दैट्स राइट। गोल्ड की बात करें, डिजिटल गोल्ड की आप बात कर रहे हो, लेकिन बट स्टिल पीपल स्टिल प्रेफर फिजिकल गोल्ड ऑल्सो फॉर वन पॉइंट, बिकॉज आज भी बहुत सारे केसेस में लोग गोल्ड जब खरीदते हैं तो कैश में खरीदते हैं बिकॉज दे वांट टू
सेव ऑन देयर टैक्सेस। एंड आई थिंक इसी वजह से जो फिजिकल गोल्ड है उसकी जो सेलिंग है वो बढ़ती जा रही है बिकॉज देयर आर पीपल जिनके पास बहुत लिक्विडिटी है एंड आई थिंक लिक्विडिटी को बेस्ट पार्क करने का वे उन्हें गोल्ड ही लगता है। मैम देखो, अगर आपको 2 नंबर का पैसा है तो भाई मेरा उससे दूर दूर तक कोई काम नहीं है, मैं उसका कुछ भी नहीं बता सकता। अब आपको 2 नंबर का पैसे जमीन में डालने, गोल्ड में डालने, आप वहाँ डालो, उसका मैं क्या बोलूं? डालो, कुछ ही करो, मैं क्या बोलूँ उसमें, आपकी इच्छा है, बट क्या वो आप सस्टेन कर पाओगे? मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने डाल लिया और आपने कर लिया, क्या आपकी नेक्स्ट जनरेशन कर पाएगी? क्या उस प्रॉपर्टी में जो आप, मैं आज के दिन में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, एवरी प्रॉपर्टी जो मैंने पर्सनली बाय करी है और अच्छे खासे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं, सारी की सारी मैंने डायरेक्ट गवर्नमेंट से बाय करी है, यूआईटी के ऑक्शन में बाय करी है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरे को वाइट नंबर में चाहिए प्रॉपर्टी, मेरे पास है ही नहीं कैश, और इवेंचुअली हम लोग चले जाएंगे इस सिचुएशन पे जहां पे कैश नहीं होगा। और ये एक मिसकंसेप्शन है। आजकल ना सैलरीड लोग भी जाते हैं, कहते हैं कि हमें कैश में गोल्ड दे दो ताकि हमें पैसे बच जाए। अरे भैया, तेरे उस पैसे पे तूने ऑलरेडी सैलरी पर टैक्स पे कर दिया है। ये कुछ मिसकंसेप्शन है लोगों में। अगर आपने सैलरी पे टैक्स पे कर दिया है, उसका आपने कैश निकाल के गोल्ड बाय कर लिया, तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं हो रहा दूर दूर तक। अगर वो एक अनअकाउंटेड इनकम है जिसको आप गोल्ड में पार्क कर रहे हो अननेसेसरी, तो आपको हो सकता है कि चलो ठीक है, आपने 2 नंबर के पैसे कर लिया। पर जिस तरीके से इंडिया ग्रो हो रहा है, आई थिंक ये ग्रो, आप आने वाली जनरेशन को क्या सिखाना चाहते हो कि भाई ये 2 नंबर के पैसे में आप पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो रहे हो। अगर आप जब 2 नंबर की कैपिटल भी बचा रहे हो, स्पेशली अगर आपकी साइज बहुत छोटी है, अगर आपने बहुत ही बड़ी साइज है जिसमें आपको कुछ गफलाई करना पड़ रहा है, उसका तो फिर वो तो ऑडियंस ही नहीं है हमारी। अगर आप बहुत छोटे हो तो आपको अपनी वाइट की इनकम बढ़ानी चाहिए। आपको छोटे मोटे टैक्स बचाने के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी वाइट की इनकम होती है, इवेंचुअली आपकी आने वाली जनरेशन को और आपको बहुत फायदा होता है। आपको लोन्स मिलने में होता है फायदा। आपकी जब कैपिटल होती है तो आप प्रॉपर्ली खर्चा करते हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं होता था कि कल कोई मेरे घर आ जाएगा। अगर मैंने सपोज करते एक लग्जरी गाड़ी ली है, तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ टैक्स पे किया है और मेरे पास है ही नहीं कोई सोर्स ऑफ ब्लैक इनकम। और आप ये भी सोचो कि क्या आप आने वाली जनरेशन को छोटे छोटे टैक्सेस बचाने के पीछे लगाना चाहते हो, या फिर उनको सिखाना चाहते हो कि बेटा तू अपना बेस कैपिटल कैसे बढ़ाए। मेरा पर्सनली ये स्टेक था कि भाई मैं पर्सनली अपनी बेस कैपिटल, मतलब बेस इनकम, जहाँ पे मुझे कुछ भी गफला नहीं करना पड़ रहा, उसको बचाने पे बात करूँ, उसको बढ़ाने पे बात करूँ। एफर्ट्स उतने ही लगेंगे, चोरी करने में ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, सोचने ज़्यादा पड़ता है। इससे अच्छा तुम जो असली मेहनत वाला काम है वो ज़्यादा कर लो और काम करना स्टार्ट कर लो, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये मिसकंसेप्शन हटाओ कि आपकी सैलरी वाली इनकम, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे जो आज के दिन देखेंगे, या तो उनकी सैलरी या फिर प्रोफेशनल फीस होगी। अगर तुमने प्रोफेशनल फीस या फिर सैलरी पे टैक्स पे कर दिया है एक बार, उसको तुम कैश निकाल के परचेस कर रहे हो गोल्ड, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक छोटा सा सवाल और, पर्सनली रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड, आप किसी को अगर पर्सनल सलाह देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इन 4 में से कहाँ पे? सब कुछ बास्केट, मतलब हम क्या वर्सेस लगा के दुश्मन बना देते हैं। ये वर्सेस नहीं है, ये एंड है। अगर आपका कैपिटल बड़ा है, आप प्रॉपर्टी की तरफ भी जाओ। अगर आपका कैपिटल छोटा है, आप म्यूचुअल फंड, गोल्ड से स्टार्ट करोगे। गोल्ड होता है डिजिटल, और अभी दिवाली आ रही है, आपको अपनी वाइफ को गिफ्ट करना है, तो ऑब्वियसली फिजिकल गोल्ड लेना ही पड़ेगा। उसमें ये नहीं होगा कि लेते को सर्टिफिकेट गिफ्ट कर दिया, फालतू में क्यों खाने के पंगे कर रहे हो अपने। तो लॉजिक इज कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी कैपिटल के हिसाब से डिसीजन लेना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भैया प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मत करो। मैं उनसे सिंपल सा बात करता हूँ कि यार तुमने खुद कभी किया नहीं और दूसरों को सलाह दे रहे हो कि मत करो। और प्रॉपर्टी में हम यूजुअली म्यूचुअल फंड से तो छोड़ो, हम लोग इंडेक्स से कंपेयर करते हैं। अब इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी क्या है? इंडिया की टॉप 50 कंपनी। बाय द वे, मेरे अगेंस्ट जो मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट का गाय हूँ, मुझे बोलना चाहिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है, स्टॉक्स बेस्ट है, प्रॉपर्टी बकवास है, बट रियलिटी कुछ और है। आप एक तरफ रख रहे हो इंडिया की टॉप 50 कंपनी के रिटर्न्स, और आप दूसरी तरफ रख रहे हो दुनिया की सारी बकवास प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी, सबको मिला के रिटर्न्स कंपेयर कर रहे हो। वो कंपेरेबल ही नहीं ना। अब अगर आपको प्रॉपर्टी के रिटर्न्स को कंपेयर करना है म्यूचुअल फंड्स के या फिर इंडेक्स के रिटर्न से, तो आप इंडिया की टॉप 50 प्रॉपर्टी लो, उसके रिटर्न कंपेयर करो निफ्टी 50 से, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि दोनों अच्छे हैं। दोनों में कभी कोई आगे होगा, कभी कोई पीछे होगा, विच इज पार्ट ऑफ द गेम। और मेरे बड़े बुजुर्ग कहते गए हैं कि रोटी कपड़ा मकान, उन्हें कभी भी ये नहीं कहा रोटी कपड़ा म्यूचुअल फंड, रोटी कपड़ा शेयर्स। सो अभी भी मकान लेना इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेना चाहिए आपको मकान के अलावा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप वहाँ से रेगुलर इनकम ला पा रहे हो, रेंट के रूप में आपका पैसा ज़्यादा है, जिसको आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वहाँ से आपको रेंटल इनकम आ रही है, अच्छा है, नो डाउट अच्छा है। कोई ऐसा बिजनेसमैन जो आपका इंस्पिरेशन हो, लाइक यू रियली लाइक दिस पर्सन, इट कुड बी मेल फीमेल एनीबॉडी? मेरे लिए रतन टाटा सर ऑब्वियसली बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ हिज एथिक्स। आई थिंक अगर आपका ज़मीर स्ट्रांग है ना, तो भगवान भी आपको टेस्ट कर सकता है बार बार, पर इवेंचुअली आपको सक्सेस दे देगा। सेकेंड इज मुकेश अंबानी, बिकॉज एक हो गए एथिक्स और दूसरे हो गए कि काम करवाना भी बहुत क्रेजी तरीके से आता है। तो ये 2 बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगते हैं। वेल, थैंक यू सो मच अनंत, इट वाज अ वेरी जॉयफुल एंड इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन, एंड उम्मीद करते हैं कि हम इस तरह के कॉन्वर्सेशन
जल्दी और खूब सारी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन आवर शो एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू अस सो पेशेंटली। थैंक यू।